नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग की। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार। ये बहुत बड़ा टाइटल है कि राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका होना, क्योंकि महिलाएं बहुत कम होती है ध्रुपद गायकी में। ये सम्मान मिलना, इस टाइटल को जीना, ये कितना बड़ा आप मानती हैं, कितना अहम आपके लिए, और साथ ही इसकी शुरुआत, आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? जी, सही बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पहली महिला ध्रुपद गायिका बनूंगी, क्योंकि ये तो साधना का विषय है जी। और इसमें कितना कठिन साधना हो पाएगी, एक मंजिल मिल पाएगी और इस रूप में पहचानी जाऊंगी। सही बताती हूँ कि मुझे इसका कुछ भी अंदाज़ नहीं था, ना कल्पना भी नहीं थी। पिताजी मेरे उस्ताद हैं, वही गुरु हैं पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग साहब, जो अपने इस समय तो वर्तमान में विश्व में सबसे सीनियर मोस्ट ध्रुपद गायक हैं, ध्रुपदाचार्य हैं। तो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रही कि हम लोग 6 बहन 1 भाई हैं। तो पिताजी हमारी बड़ी बहन जो रही हैं, मेरे से जो बड़ी हैं वो 3 बहनें हैं जी। तो उनको जब सवेरे अल सुबह मतलब 4 बजे उठा करके हमारे पिताजी सिखाया करते थे। तो उनका ये था कि बड़ी बहनों के साथ जो हम छोटे थे उनको भी बैठाया करते थे, जिससे एक संस्कार आए। जी जी। तो मुझे भी बैठाया जाता था और मैं भी उन सब बहनों को सुनती थी, उनको सिखाते थे। तो कब संस्कार चले आए पता नहीं है, वो ईश्वर की कुछ वरदान ही रहा होगा। फिर पिताजी मेरे ध्रुपद की रात भर साधना करते थे, तो उनकी जो गायकी थी वो एक आत्मा में समा गई। फिर मेरा शौक़ इसी साइड हो गया। फिर एक 13 साल की जब हुई मैं, तो एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वहाँ से एक स्कॉलरशिप निकली आर्ट एंड कल्चर की। तो मेरे पिताजी ने उस समय मुझे पहली बार ध्रुपद तैयार करवाया कि आपको कॉम्पीट करना है तो ध्रुपद गाएंगे, क्योंकि महिलाएं नहीं हैं ध्रुपद में। तो मैंने कॉम्पीट किया, तो उसमें मुझे फर्स्ट स्थान मिला। तो मुझे एक रास्ता मिला और फिर मुझे पता लगा कि राजस्थान में तो कोई महिला गाती नहीं है। और जो एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि ये तो बहुत बड़ा काम किया आपने, कि महिला इस क्षेत्र में नहीं है, तो आपने राजस्थान में एक महिला तैयार की है। तो एक उस समय कुछ मतलब अपनी पहचान हुई एक तरह से, कि वास्तव में हमने कुछ अद्वितीय कार्य किया है। पिताजी ने फिर मुझे इसी लाइन में फिर मुझे और मांझना शुरू किया और खूब सिखाया। 8-8, 10-10 घंटे मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। फिर तो एक पहचान तब से मिली। तो लेकिन कभी होता है चीज़ें कि हमें कुछ चीज़ें पसंद आती है, हम उसको करते हैं, लेकिन एक शौक होता है और एक करियर बनाना उसी चीज़ में। आपने बतौर करियर इसे चुना या बतौर शौक चुना जो कि बाद में करियर बना? नहीं, शौक से ही आई हूँ मैं। अपनी लगन, अपना एक अंदर जो आत्मसात हो गई जो गायकी पिताजी को सुन करके, वो शौक ही था एक तरह से। तो उस शौक को ही मैंने डेवलप किया और वो आगे जा कर के फिर वो मेरा एक रास्ता बन गया, एक मंजिल बन गई। उसको पाने के लिए फिर मैं उस दिशा पे चल पड़ी। फिर आपको लगा कि इसी में ही मुझे करना है, जो भी करना है जिंदगी में आगे। जी, मुझे वही अच्छा लगा, वही अच्छा लगा। और अपनी सफलताओं को जब देखती हैं आज आप, तो कैसा महसूस होता है? क्या लगता है कि जब शुरुआत 13 साल से और हुई और आज के इस दौर में जो कि लगातार चल रही है? जी, बहुत आत्मसंतोष होता है। एक जीवन मिले और जीवन में कोई मंजिल मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए और उसमें कोई पहचान मिल जाए, तो ये मानिए ईश्वर का वरदान है। तो एक लगता है जीवन सफल हुआ है, इसको सार्थकता हुई है जीवन की। बिल्कुल। और एक और उस पर भी आप काम ये कर रहे हैं कि आप शिक्षण प्रशिक्षण में भी हैं, नई पीढ़ी को आप तैयार कर रही हैं। जी, ये माना जाए कि नई पीढ़ी को, तो ये कब जहन में आया कि नहीं, हमें और इसे आगे लेकर चलना है, क्योंकि हमने तो जो किया, लेकिन नई पीढ़ियां भी इसमें उसी तरह से उसी शिद्दत से पिताजी से ही मिली। देखिए, मेरे जो अपने गुरु हैं, पिताजी हैं, उन्होंने भी बहुत शिष्य तैयार किए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा शिष्य हैं उनके। और उन्होंने वो खुद श्रेष्ठ कलाकार रहे, उसके साथ उन्होंने सतत ये काम किया। उनको ये था कि राजस्थान में क्योंकि संगीत क्लासिकल म्यूज़िक कम है, तो उन्होंने बच्चों पर बहुत काम किया, बहुत सारे बच्चे तैयार किए। तो हम उनको देखते थे, वो बिल्कुल हमारे समान ही उनको
एक होता है कि घर के बच्चों को अलग दी जाती है तालीम, शिष्यों को अलग दी जाती है, पर हमने ऐसा कभी विभाजन या भेदभाव नहीं देखा। तो उनसे एक तो प्रेरणा मिली। फिर मुझे लगा कि एक तो महिला इस क्षेत्र में नहीं है, तो मुझे महिलाओं को भी कुछ तैयार करना चाहिए। तो महिलाओं पर भी काम कर रही हूँ, मैं करती आई हूँ। और मेरे पिताजी एक और बात कहते हैं कि देखिए, कलाकार तो एक उम्र तक ही एक स्टेज पर होता है। उम्र जब आती है तो उसके बाद हर कलाकार एक शिक्षक ही बन करके आगे की पीढ़ी को सिखाता है। तो बेसिकली कलाकार एक शिक्षक ही होता है जो अपनी पीढ़ी को तैयार करता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है पढ़ाई का, ये शिक्षण प्रशिक्षण का, जो ताजीवन जिसमें कलाकार रहता है। तो यहाँ क्योंकि ये अभाव था, ध्रुपद के लिए कोई पीढ़ी तैयार नहीं हुई थी, तो पिताजी के ही आदेश से और मेरे मन में था कि मुझे पूरी ज़िंदगी इस पे लगानी है। तो एक जुनून के साथ, उसमें समर्पण के साथ मैं आई। बिल्कुल। अब तक ये माना जाता था कि संगीत जो है वो हवेलियों से ही निकलता है, लेकिन आपका उद्गम मंदिर से हुआ। आपके पिताजी ने जिस तरह से शुरुआत की है, अंतर दोनों में क्या है? और ध्रुपद गायकी तो बहुत ही क्लिष्ट मानी जाती है, आसान नहीं है। जी, हम लोग बेसिकली वल्लभाचार्य संप्रदाय से हैं, साउथ से आए हुए हैं, आंध्रा से, जी, तेलंगाना से आए। जब जयपुर बसा उस समय अश्वमेध यज्ञ हुआ था, महाराजा ने दक्षिण से पंडित बुलाए थे, तो हमारे बुजुर्गवार तभी आए थे यहाँ पर। और ब्रह्मपुरी जहाँ हमारा मूल निवास है इस समय, वो हमारे बुजुर्गों को ही वहाँ पर बसाया गया था। तो वो संस्कृत के भी थे आचार्य और वो संगीत के भी विद्वान थे, दोनों ही थे। तो हमारा जो अपने घर का जो ट्रेडिशन है वो श्रीनाथ जी की सेवा, एक तरह से जो कृष्ण का रूप है, जी जी, हमारे आठों याम की सेवा पारिवारिक है, जहाँ पर पुराने समय से ही अष्टछाप जो हवेली संगीत के नाम से आजकल पॉपुलर हुआ है संगीत, वो ये हुआ है कि बीच में जब मुगल युद्ध हुए तब हमारी संस्कृति पे थोड़ा सा कुठाराघात हुआ था। उस ज़माने में जो हमारे आचार्य वर्ग थे, उन्होंने अपने जो ठाकुर जी, उनको अपने घरों में ही पधरा करके उनको छिपाकर उनकी आराधना और सेवा करते थे। वहाँ ऊपर रहते थे और नीचे वो मंदिर का बचा करके, जिससे लगे कि हाँ ये घर ही है, यहाँ कोई मंदिर नहीं है। इस तरह की सेवा हमारे जो आचार्य लोगों ने की, तो वो ट्रेडिशन हमारे घर में रही है। तो ध्रुपद की भी मूलतः दो ही परंपरा हैं, एक तो मंदिर है और फिर दरबारों का समय आ गया। हाँ। जब दरबारों का समय आया तो फिर जो हमारे जो लीजेंड्स थे, तानसेन जी रहे, बेजू बावरा रहे, बहुत सारे रहे, गोपाल नायक रहे, ये सब फिर दरबारों में आ गए। तो दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें कलात्मकता भी बहुत ज़्यादा जुड़ गई, क्योंकि उसमें राजा को रिझाना है, पब्लिक को रिझाना है। बाकी जो हमारा मूल मंदिर का जो संगीत था सिर्फ प्रभु के लिए था। उसमें उछाड़ पछाड़, लड़न भिड़न जो आजकल तबले के साथ चलती है, पखावत के साथ चलती है, भावात्मकता का पुट ज़्यादा है, सिर्फ ईश्वर से लौ लगाई जाती है। तो एक भाव परक है पूरी तरह से, एक भाव परक तो होते हुए कलात्मकता को सम्मिश्रण किया हुआ है। दरबारी संगीत और दोनों में यह फ़र्क है। और आपका घराना पूरा संगीत का ही घराना रहा है। बहुत कम होता है कोई एक परिवार से निकल आया और संगीत में आगे बढ़ गया, लेकिन पूरा घराना ही और उसे आगे लेकर चल रहा है। ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि सफलता जो आपको मिली, कितना अहम योगदान पूरे घराने का, परिवार का होता है, कैसे सपोर्ट मिलता है किसी को भी आगे बढ़ने? जी देखिए, ऐसा कह दिया जाता है कि परिवार में संगीत होता है तो आराम से मिल जाता है। मैं आपको बताऊं, बहुत आराम से नहीं मिलता है। जिस घर में भी संगीत होता है वहाँ पर भी परीक्षा के बाद ही आगे चलती है। मेरे पिताजी ने भी जब लगन देखी और मैं मेहनत करती थी, तब हम लोगों को सिखाया। हम सभी भाई बहन संगीत के क्षेत्र में ही हैं। हम लोग जो 6 बहन हैं वो सब संगीत में हैं, क्लासिकल म्यूज़िक की हैं सब। स्पेशली ध्रुपद का स्पेशलाइजेशन मेरी अपने शौक़ से, अपनी लगन के कारण मैंने उससे पूरी तरह से अपनाया है। मेरे जो ब्रदर हैं रविशंकर भट्ट, वो वायलिनिस्ट हैं, वो सिंगर भी हैं। बट मेरे पिताजी क्योंकि वाद्य भी, सारे वाद्य, बहुत ज़्यादा वाद्य बजाते थे, सितार, वायलिन है अपने, और ये क्या कहते हैं, रुद्र वीणा भी बजाई मेरे पिताजी ने, फ्लूट भी बजाई, तबला, पखावत, सब। मेरे पिताजी बहुत हरफनमौला व्यक्ति रहे। तो उन्होंने हमारे परिवार में, उनके शौक़ से मेरे ब्रदर को भी वायलिन का शौक़ लगा। तो पिताजी ने जब शौक़ देखा तभी सिखाया। इतना आसान काम नहीं था कि म्यूज़िक के परिवार में रह कर के हमको आराम से मिल जाए। इसका भी शिक्षण परीक्षण बहुत मुश्किल के बाद हमको
बहुत परीक्षण के बाद हमको इसकी तालीम मिली है। तो सपोर्ट तो परिवार का होता है तभी आगे बढ़ सकते। हम ये कहते हैं कि जब तक परिवार का सपोर्ट ना हो। अच्छा, जिम्मेदारी तब कब ज़्यादा बढ़ जाती है जब पिता ही गुरु हो? जी, और चुनौती ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पिताजी से हमारी तुलना करने लग जाता है। यदि आप परिवार से हटकर हैं तो आपकी तुलना इतनी नहीं होती है, पर यदि आपके पिताजी भी उसी क्षेत्र में रहे हों तो आपके लिए वो बहुत चुनौती हो जाती है कि लोग वहाँ से उसकी तुलना करने लग जाते हैं। लेकिन तो गुरु को थोड़ा सख्त होना पड़ता है और पिता उतने ही बेटियों को लेकर तो ज़्यादा पोलाइट होते हैं। और ऐसे में जब सीखने का वक्त था तो वो दौर कैसा था जब आप सभी बहनें उस समय सीख रहे थे और पिताजी ही गुरु हैं, वही सिखा रहे हैं? पिताजी तो सख्ती भी होती थी उस वक्त? जी, बहुत सख्ती होती थी, क्योंकि 4 बजे उठना ही था। 4 बजे उठना ही है, तो ये नहीं होता था कि अरे सोने दो, अभी है, बच्ची है, कुछ ममत्व भाव कुछ जग जाए, माँ का भी और पिता का भी। मेरी माँ का भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जब 4 बजे उठते थे तो मेरी माँ 3 साढ़े 3 उठती थी और उठ करके हम सब बच्चों को तैयार करके बैठाती थी पिताजी के पास। वो भी एक म्यूज़िकल फैमिली से रही हैं। महापुरा जो जयपुर के पास ही है, जी जी, वो एक म्यूज़िकल, मेरे नाना वगैरह सब संगीत में ही थे। वही हमारा जो कीर्तन की परंपरा रही है ध्रुपद की, वो मंदिर की परंपरा, वहाँ से मेरे नाना जी भी थे। तो मेरी माँ ने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को, उठा उठा के तैयार किया। और हम लोग जिस ज़माने में थे उस समय महिलाएं बहुत आगे नहीं सिखाया जाता था उनको। मेरी माँ पुराने ज़माने की होते भी उनको ये था कि ये मेरी सारी बच्चियों को भी सीखना मिले, और बेटे के साथ हमारी बेटियों को भी तैयार किया। तो पिताजी दोनों ही स्टिक रहे, माँ और पिताजी। हाँ, और प्यार भी बहुत दिया। कुछ 2 लाइन ही सही, लेकिन अभी हम सुनना जरूर चाहेंगे आपसे। शंकर गिरिजापति, शंकर गिरिजापति, पार्वती पदेश्वर, नररुंड माला, महामया महेश्वर। शंकर गिरिजापति, जटा में गंगा, त्रिलोचन त्रिशूलधर, नमो कैलाशपति, सदीवर भुवनेश्वर। शंकर गिरिजापति, शंकर गिरिजापति, पति पति, शंकर गिरिजापति, शंकर गिरिजापति, शंकर गिरिजापति, शंकर गिरिजापति, पति पति, शंकर गिरिजापति, शंकर। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब मधु जी, और बहुत कुछ अभी आपसे सुनना भी हम चाहेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। लगातार शो जारी है और मधु भट्ट तेलंग जी हमारे साथ बनी रहेंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग जी लगातार हमारे साथ बनी हुई। एक बार फिर मैम आपका बहुत स्वागत है। ध्रुपद गायकी की हम बात करते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, आदिकाल से ये वैसा चला आ रहा है। क्या वाकई में ऐसा है या पहले और अब में परिवर्तन हुआ है? देखिए, मेरा मानना है कि बदलाव हर ज़माने में होता है जी। इसको सिर्फ कह दिया जाए कि बिल्कुल ये पारंपरिक, ठेठ पारंपरिक आर्ट है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारे ध्रुपदों के शास्त्र में भी पहले भी लिखा हुआ है, थियरीज में हम लोग पढ़ते आए हैं कि ज़ोर ज़ोर से खंडार गावे और ज़ोर ज़ोर से गाने का पहले ध्रुपद होता था। तो उस ज़माने में क्योंकि माइक्रोफोनिक ज़माना नहीं था, ये सब वैज्ञानिकता नहीं थी। दरबारों में अकबर के दरबार में तानसेन जी होते थे, बेजू बाबरा, ये लोग होते थे, खुली आवाज़ से गाते थे। क्यों? क्योंकि इतने दूर तक जो दरबार में जो लोग सभासद बैठे होते थे उनको संगीत सुनाना होता था, तो लोहा मनवाना होता था उनको अपने गाने का, तो आवाज़ को भी उसी फॉर्म में लाना पड़ता था। किंतु जैसे जैसे ज़माना हुआ, वैज्ञानिक ज़माना आया, अब यदि उसी तरह का संगीत हम गाएंगे तो माइक्रोफोनिक नहीं बन पाएगा, माइक एकदम फट जाएंगे। आपको माइक के अनुकूल वॉइस टेक्निक लाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारे घराने हुए, स्पेशली में डागर घराना, उसका निकास भी जयपुर से है, जो हमारे पिताजी के उस्ताद भी उसी में से रहे, उस्ताद नसीर मोइनुद्दीन, उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन खान साहब, डागर साहब। तो उन लोगों ने वॉइस टेक्निक पे बहुत अच्छा काम किया। अब जैसे एक तो ये है कि रे र ना, एक रे र
रे वॉइस Voice थोड़ा में मॉड्यूलेशन आपको फ़र्क करना पड़ेगा, क्योंकि माइक के अनुकूल यदि आप उसी पुरानी शैली में गाएंगे तो नहीं बन पाएगा। एक तो ये हुआ कि वॉइस टेक्निक में फ़र्क आया। दूसरा, लिटरेचर हर, जैसे हिंदी साहित्य में भी आप जाके देखेंगे तो जो पुराना आदिकाल का जो हिंदी साहित्य रहा होगा वो पुराना जो है उस समय का अलग रहा मामला। मध्य युग में जाकर के जब बिहारी वगैरह आए तो श्रृंगारिक कविताएं भी जुड़ी। तो हर ज़माने आधुनिक कविता में आप देखिए तो अज्ञे जी आ गए, जो आज की कविता है ये अलग प्रकार की है, महादेवी वर्मा हैं, इन सब हैं। तो साहित्य में भी फ़र्क है। ध्रुपद में भी 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर क्या है? एक तो होता है स्वर का काम, आलापचारी जिसे हम कहते हैं। हम लोग एक राग का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं आलाप के माध्यम से। पहले ज़माने में हरिओम अनंत नारायण तरण तारण त्वम, ये ईश्वर संबोधक शब्दों से आलाप होते थे। जैसे जैसे मिडाइवल समय आया तो ये हरि की जगह री आदे, नोम तोम जैसे जैताना रीना ऐसे शब्द बदल दिए गए। कुछ सांस्कृतिक भी परिवर्तन रहा होगा, कुछ मुगल काल में भी कुछ ऐसा परिवर्तन देखने को मिला। आपके दौर पे जब आपने शुरुआत की बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत परिवर्तन भी देखने को मिला, और कोविड काल में भी, क्योंकि कहते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम संगीत करता है, और कोविड काल में भी संगीत ने किया है। क्या आप ये मानते हैं, और कैसे परिवर्तन किया? बिल्कुल, देखिए जरूर सुनना चाहेंगे। जी, संगीत तो योग से जुड़ा हुआ है। नाद योग जिसे कहा गया है हमारे यहाँ, नाद ब्रह्म, नाद योग जिसे कहा गया है। तो सारा, जैसे बैजू बावरा ने भी बोला है अपने एक ध्रुपद में, स्वर जीवन मुक्ति को रूप साधे तब पावे ज्ञान को मरम सुनो। उन्होंने बाद में कहा है पान अपान वियान उदान समान। ये जो यौगिक क्रियाएं हैं वो सब उससे संगीत में स्वर की उत्पत्ति है, सारा उन्होंने समझाया। नकारम प्राणनामानम दकारम अनलम विदु जात संयोगाते नादो भी दिए थे। तो हमारे यहाँ प्राणवायु और अग्निवायु, इन दोनों के संयोग से नाद होता है, तो शरीर से उसका पूरा संबंध है। तो शरीर का उपचार भी इसी से ही होता है, नाद से होता है। तो पुराने ज़माने से म्यूज़िक ने थेरेपी का काम हमेशा से ही किया है ना। तो मैंने भी यही सोचा कि कॉन्सेप्ट तो हर युग में उस समय की परिस्थितियाँ हमेशा हर आर्ट पे प्रभाव डालती हैं। ध्रुपद को सिर्फ कह दिया जाए कि वही चीज़ गानी चाहिए जो पुराने ज़माने में गाती है, मैं इससे सहमत नहीं थी। मैंने उसकी लिटरेचर में भी काफ़ी परिवर्तन किए। अब जैसे कोरोना पर मैंने एक कविता, उसको शॉर्ट में सुना देती हूँ, बहुत लंबी है। जी जी। कोरोना सो डरो ना भाई, कोरोना सो डरो ना भाई, सब मिल करो लड़ाई, तन मन करो सफाई, फिर याकी गोवी विदाई, कोरोना सो डरो ना भाई, प्रार्थना ये आराध्य साध्य तुम जो असाध्य, अब करो रह माई, फिर ना हो भंजनाई, कोरोना सो डरो ना भाई। ये भंजना अब ना हो। कितने लोग मर गए बीमारी से, अब तो रहमाई करो, रहनुमा बनो हमारे लिए। तो ये रचनाएं ऐसी भी बनाई हैं। और स्वच्छता अभियान पे भी मैंने कहा कि जब ये स्वच्छता अभियान खूब चला तो लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम इस क्षेत्र में, ध्रुपद में भी ऐसी कविताएं कुछ बना सकते हैं। तो हम मन और तन को स्वच्छ करें, फिर सब मिलकर देश को स्वच्छ करें, प्रभु ध्यान करें, प्रभु गान करें, है ना। तो ये इस तरह की कविताएं भी हमने बनाई। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी, उम्दा ये आपने लिखा भी, क्योंकि ये बदलाव दिखता है कि हम जो एक माइंडसेट होते हैं कि ध्रुपद गायकी में क्या है, उससे क्या क्या बदल के हम कैसे इसको और नया कर सकते हैं, और चीजें कर सकते हैं। 2 लाइन आपको सुना, यदि आप परमिट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम मन और तन को स्वच्छ करें और सब मिल के देश को स्वच्छ करें, प्रभु गान करें, प्रभु ध्यान धरें, गुरु मात पिता का सम्मान करें, हम मन और तन को स्वच्छ करें। हम गीता बाइबिल गुरु ग्रंथ साहिब कुरान पढ़े सबका मान
करें हम जाति पाति, ऊंच नीच धर्मों के भेदभाव का अवसान करें, हम मन और तन को स्वच्छ करें। लास्ट लाइन बस इसकी बता देती हूँ जो भारत देश पे ही है। भारत का हर घर आंगन महके, हम स्वच्छता का अभियान करें, घर कूचे मोहल्ले देश विदेश में भारत का हम गुणगान करें, हम मन और तन को स्वच्छ करें। एक ताल मेरे पिताजी ने बनाई है, अद्धा चौताल, तो ताल भी नहीं बनी है। ध्रुपद की तालें भी हम लोगों ने, क्योंकि ध्रुपद में स्वर का काम जिसे आलाप कहते हैं, लिटरेचर का काम, और तीसरा होता है लय कार्य, है ना, लय कार्य, लय के साथ खेल, तो ताल बनानी पड़ती है। तो तालों की भी रचना हम लोगों ने, पिताजी हम लोगों ने कुछ नई तालों की भी रचना की। बिल्कुल, इतनी सारी बातें और बहुत सारी नई चीज़ें जो आपसे बात करके मैम जानने को भी मिली और अब खुद की भी जानकारी बढ़ी। लेकिन एक अहम सवाल ज़रूर है, आखिरी सवाल यही कि महिलाओं को सुकोमल माना जाता है, लेकिन जबकि ध्रुपद गायकी की हम बात करें तो उसमें ओज है, दमखम है, और जब आप लोग कंसर्ट भी करते हैं तो 8-8, 10-10 घंटे लगातार गायकी होती, वो एनर्जी मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए, डेली 4 बजे उठती हूँ मैं, और जो योग साधना संगीत को ही मानते हैं, तो मैं तो ये मानती हूँ यदि आप सतत मेहनत करें, लगन करें, तो स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं महिलाओं को भी यही संदेश देना चाहती हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से कि ये ना माने कि महिलाएं ध्रुपद नहीं कर सकती। यदि आप में जुनून है और आप, एनर्जी सिर्फ अंदर से आती है, यदि आपके अंदर कोई जुनून है तो आप अपने को उस हिसाब से मेंटेन भी रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे बचपन से सिर्फ पूरा जीवन निकला है, घर वाले मोहल्ले वाले सब बताएं, 3-4 घंटा सिर्फ सोती हूँ मैं, सवेरे शाम मिला के 3-4 घंटे की मेरी नींद तो है। ये बचपन से अभी तक यही रूटीन है? यही रूटीन है। लेकिन जो कहते हैं कि 7-8 घंटे से नींद कम हो तो फिर हमें कभी लगा ही नहीं, कभी अच्छा, नहीं लगा। मैं 3-4 घंटे ज़्यादा नहीं सोती, दिन रात में मिला के सतत काम करती हूँ, सतत काम करती हूँ, एनर्जी है, कोई लगता ही नहीं मैं बीमार हूँ, संगीत में ही जीती हूँ। एक्चुअली वो जो दुष्यंत जी ने कहा है ना, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, तो उसी तरह का मेरा है कि संगीत को ही मैं तो अपना जीवन मानती हूँ, इसी से ही जीवनी शक्ति जो संजीवनी कहते हैं वो प्राप्त करती हूँ। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एनर्जी हमेशा कायम रहे, आपको ऐसे ही हम सुनते रहें और ऐसे ही आप नई पीढ़ी को तैयार करते रहें, ताकि ध्रुपद गायकी आगे भविष्य में भी बहुत उज्जवल रहे, जिस तरह से आप लोग नई पीढ़ी को तैयार भी कर रहे हैं। एक संदेश और मैं देना चाहती हूँ कि अपने देश के लिए भी हम कुछ करें। अपने लिए तो सब जीवन जीते हैं, तो देश के लिए भी करें। हमने वंदे मातरम को भी ध्रुपद में भी ढाला। वंदे मातरम, हाँ, वंदे मातरम जो हमारा जो राष्ट्रगीत है उसको हम लोगों ने ध्रुपद में भी ढाला है, और राग जो देश है उसमें ही उसको मूल धुन के साथ हम लोगों ने ताल सूल ताल में डाला है। जी जी। जैसे वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग जी शो में आने के लिए, और ध्रुपद गायकी को और बेहतर तरीके से हम समझ सके, और हम उम्मीद करते हैं कि आप नई पीढ़ी को ऐसे ही तैयार करते रहें और भविष्य में भी हम बदलाव ध्रुपद गायकी में भी देखते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।